नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह आरोप आम है कि ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी की एक विंग की तरह काम करता है। आरोप यह भी है कि मोदी सरकार का गुलाम है, निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी को या उससे जुड़े धड़ों को चुनाव जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जाता है। और इस आरोप के बाद, इन आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बुरी तरह विचलित होता है, बार-बार आरोपों को खारिज करता है, दावे करता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये निरंतर सामने आती है और मोदी सरकार का जो बीते 11 साल का एक कार्यकाल है, दौर है, इस दौर में ये सबसे ऐसी संस्था जो कभी टीएन शेषन के काम-काज तरीकों के लिए जानी पहचानी जाती थी, तो वहां चाहे वो राजीव कुमार रहे हो या फिर अब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वे बार-बार कटघरे में खड़ा हो रहे हैं। अभी जो बिहार का चुनाव है, बिहार राज्य विधानसभा का चुनाव निकट है। उस चुनाव को लेकर जो कुछ चल रहा है, खासकर जो वोटर लिस्ट के एक गहन परीक्षण का आदेश जो चुनाव आयोग ने दिया है, तो उसके बाद से ये जो रार है, तकरार है, आरोप हैं, ये बुरी तरह से गहराए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो विपक्षी पार्टियां हैं, बिहार की जनता है, देश में जो जागरूक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं निरंतर आयोग की आलोचना कर रहे हैं, उसके फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सब चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निरंतर रिपोर्ट कर रहे हैं और इसी क्रम में आज अब से कुछ देर पहले इंडिया ब्लॉक का एक पूरा का पूरा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचा हुआ था। 11 जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके जाने पहचाने चेहरे, नाम, नेता पहुंचे हुए थे। लेकिन वहां जो कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया ब्लॉक ने धावा बोला, उससे किस तरह विचलित हुआ, घबराया या कहीं उसे लगा कि पोल तो खुली गई है, अब ऐसा ना हो कि और बात बढ़ जाए, तो फिर बदतमीजी पे आमादा हो गया, बदसलूकी शुरू कर दी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर भारी भयानक जबरदस्त हंगामा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारा का सारा खुलासा उस डेलीगेशन में शामिल लोग बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आखिर मंशा क्या है बिहार चुनाव को लेकर। तो सुनिएगा सबसे पहले उस डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस के सीनियर लीडर और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी को नहीं घुसने देने को लेकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहां बदतमीजी या बदसलूकी की है कथित तौर पर, वो क्या है बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सुनिएगा उन्हें आप। पहले जो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशंस लेके आया हूँ, ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं, तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में
डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। आपने सिंघवी जी को सुन लिया। सिंघवी जी ने साफ कर दिया कि पहली बार इतने लंबे वक्त से वे नेतागिरी कर रहे हैं, वकील जो हैं वो कर रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं और डेलीगेशन को लेकर वे जाते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। लेकिन अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब ऐसा लग रहा है उन्हें कि गणतंत्र बचा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो आक्षेप आरोप है वो कहीं सही है। उनकी जो बिहार चुनाव से जुड़ी आपत्तियां रही हैं, वो बिहार चुनाव से जुड़ी आपत्तियां वो कहीं बताया दिखा रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर। क्या कुछ कहा है सिंघवी ने, उसे भी सुन लीजिए आप। हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं इस बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना जो बहुत ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक थी। अब आपने ये भी सुन लिया, वो साथ में ये भी कहीं सवाल उठा रहे हैं जो आपत्तियां उन्होंने दर्ज कराई हैं। पहुंचा था जो डेलीगेशन, उसने आयोग के समक्ष जो ये वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण है, गहन परीक्षण है, जिसके नाम पर आड़ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उसे भी सुन लीजिए आप। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था। आपने प्रकाशित किया एक एसएसआर एक अलग चीज़ होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने एसआईआर जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे बीएलओएस को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया एसआईआर का, कहीं नाम नहीं लिया एसआईआर का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा एसआईआर कर डालेंगे। 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में उत्तर प्रदेश के बाद। और हमने अंत की अपनी बात उच्चतम न्यायालय के वो निर्णय साइट करके, रीड करके, बताकर उनको कि उसके अंतर्गत इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय में। आपने सुन लिया, ये पूरी की पूरी स्थितियां सुनकर, देखकर अब आप खुद ही फैसला लीजिए कि क्या सचमुच में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। और वैसे तो मालूम है सबको, देश को मालूम है बीते 11 सालों में क्या कुछ हो रहा है। 2014 के बाद जो 2018, 19 और उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव पर उंगली उठी है और कई सारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कटघरे में रहे हैं, और सबसे ज्यादा राजीव कुमार। और अभी जो मौजूदा सीईसी हैं या मौजूदा जो चुनाव आयोग का पूरा ढांचा है, उसकी जो ये बिहार से जुड़ी कवायद है, एक्शन है, उसे लेकर सीपीआई के नेता, जो सीपीआई लिबरेशन, उसके नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, और बिहार कांग्रेस के नेता राजेश राम क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए आप। और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नजर में संदिग्ध है और साबित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को ये एसआईआर के बहाने इसको एक सिटीजनशिप टेस्ट में धकेल दिया गया। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि भी आपके घोषणा से बिहार के लोगों को
नोटबंदी याद आ गई और बिहार के लोग पॉपुलरली इस SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसका बहुत छोटा सा नाम लोगों ने दिया है, ये वोटबंदी है। ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए बाध्य हैं कि हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अब मोदी जी ने जैसे कहा था कि 1 साल के बाद कृषि कानून को वापस लेते हुए कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो हमें मोदी जी को ही एक तरह से कह देंगे कि भाई हमारी तपस्या में शायद कोई कमी है, बिहार के लोगों की तपस्या में कमी है कि चुनाव आयोग को हम लोग छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि 1 महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं। और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए, लेकिन आप चुनाव आयोग पर हैं, चुनाव आयोग क्या सोचता है आने वाले दिन में। लेकिन बिहार के मतदाताओं को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपके वोट डालने का अधिकार, जो सबसे बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में, वो आज खतरे में है। आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार खतरे में है। इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमला आज तक हमने न कभी सोचा था, न कभी हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आ गया है। तो बिहार के लोग जरूर इस पर गौर करेंगे, और बिहार ने जो कहा है कि हमें ये वोटबंदी मंजूर नहीं है और मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा हम हर कीमत पर करेंगे, तो बिल्कुल एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। ये चुनाव आयोग से मिलने के बाद हमें और ज्यादा इस मामले में भरोसा हो गया कि आंदोलन के बगैर ये बात आगे बनेगी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आगामी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव, और ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव के बीच में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है मात्र 25 दिन के तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के लोगों के साथ वोट देने के लिए वंचित करने का काम किया है, उसके लिए हम लोग बिहार से और हमारे सभी नेतागण इंडिया गठबंधन के अवगत कराने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ, और देख करके ये आश्चर्य हो रहा था कि अंदर हमारी बातों को, डेलीगेशन को सुनने के लिए भी नहीं तैयार था। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट डेलीगेशन अंदर जाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो इसलिए उसी समय मुझे ये जो है महसूस हो रहा था कि शायद अंदर जाकर के हम बिहार के मतदाताओं के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए संविधान में अधिकार है, जो हर व्यक्ति को एक वोट देना है, उनके अधिकार छीने जाएंगे। आपने सुन लिया सबको। आपने पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी को सुना, फिर आपने दीपांकर भट्टाचार्य साहब को सुना, आपने राजेश राम जी को सुना, और अब आप एक और जो बहुत जाने माने लीडर हैं बिहार के तो हैं ही, और अब तो देश में उनका एक अलग उनके जो अपनी प्रस्तुति का खास अंदाज है और बहुत सलीके से, तरीके से अपनी बातें रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो राज्यसभा के सदस्य हैं मनोज झा, उन्हें भी सुन लीजिए आप, वो क्या कुछ ताकीद दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि पढ़ ले भारत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में जो कुछ उसने किया है, वहां किस तरह का आक्रोश है, किस तरह का गुस्सा है, और वहां दीवार पर क्या कुछ लिख दिया गया है, इसे भी जान ले। सुनिए आप मनोज झा साहब। बड़े विस्तार से हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश, निकालने की साजिश। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे।
बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं किसी के इशारे किसी के इरादे तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो कहां से, बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। अब आपने मनोज झा साहब को भी सुन लिया, बाकी सबको सुन लिया, और जो मनोज झा कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात है। बिहार गुजरात नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा। बिहार वो राज्य है जो तख्ता पलट दिया करता है। और ध्यान होगा आपको, इसी बिहार से जब जेपी का आंदोलन शुरू हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कुछ उसी तरह का संकेत, उसी तरह की कई ध्वनि मनोज झा जी के बयान में है। और जो कुछ सबको सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुलकर मैदान में आ गया। जैसा उस पर कहीं आरोप है, आक्षेप है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, मोदी और शाह का गुलाम है, क्या क्या आरोप लगते हैं, तमाम आरोप। तो ये जो आज का घटनाक्रम है जिसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हमको राजनीति करते करते कई दशक हो गए हैं, और ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वरूप रूप हमने कभी नहीं देखा है, जो सीधे, यानी कि वो कह रहे हैं कि जयराम रमेश 3 घंटे तक नीचे खड़े रहे, 3.5 घंटे तक। वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा नीचे खड़े रहे, अखिलेश जी नीचे खड़े रहे, यानी कि कितना बड़ा डेलीगेशन था। आपने पाबंदी लगा दी कि 2 लोगों से ज्यादा वहां नहीं घुस पाएंगे, वो भी दल के अध्यक्ष हों और तमाम। और वो कह रहे हैं कि हम तो सूची देकर आते जाते हैं भाई, हर कोई एरा खैरा नत्तू गेरा वैसे भी नहीं घुस सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में। लेकिन जो परंपरा परिपाटी रही है, ऐसा लगता है कि मोदी जी के राज में ये जो कुनबा है बीजेपी एनडीए की, केंद्र की जो सत्ता में एनडीए है, उसने शर्म हया लिहाज सब बेच खाया है। अब तो सब कुछ हो गया है। कैसे चुनाव आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो सरकार ही कर रही है, मोदी और उनके 2 जो दूसरा नंबर 2 है, और एक विपक्ष के नेता को रखा गया, वो उन्होंने मना कर दिया कि हम क्यों आए, जब आपको चुनना है। तो जब ऐसे जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो चुने जाएंगे तो फिर हश्र यही होगा। और जिस तरफ देश बढ़ रहा है, हमें लगता है कि बेहद बेहद भयावह हालात, भयावह स्थिति है, और आगे क्या कुछ होने वाला है देश में, उसकी एक ये तस्वीर, एक विद्रूप तस्वीर, एक चिंताजनक तस्वीर कहीं ना कहीं देश को उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करती तस्वीर सामने आ रही है। फैसला आप कीजिएगा। पूरी जो स्थितियां हैं, जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के नीचे, गेट पर, बाहर और फिर बाद में भीतर भी नेताओं ने बताई कैसे मंशा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो कर्णधार लोग हैं उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, वो सब बता दी है। तो आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा
और खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।